ये कहानी भागलपुर में रहने वाली सविता और उसकी बेटी अमृता की है। बीमारी के कारण सविता के पति की मौत हो गई थी। तब से सविता ने ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। वही अपनी बेटी की माँ थी और वही पिता भी थी। सविता ज्यादा मेहनत करने के कारण कमजोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। इसी का फायदा उठाकर उसके जेठ ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी और उसके हिस्से में केवल एक छोटी सी बंजर जमीन और एक सूखा कुआं दे दिया था। सविता उस बंजर जमीन पर अनाज का एक दाना भी नहीं उगा पाती थी। इसी कारण वो लोग बहुत गरीब थे। सविता वैसे ही बीमार रहती थी, इसलिए ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। इसलिए उसकी बेटी अमृता खेतों की जुताई करने में उसकी मदद करवाती थी। एक दिन की बात है, दोनों माँ बेटी मिलकर खेत में खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते सविता बहुत थक जाती है और थक कर बैठ जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप मत करो, मैं खुद कर लूंगी, लेकिन आपको मेरी बात समझ कहाँ आती है। मैं तो कहती हूँ तुम भी इस जमीन पर मेहनत मत करो, क्योंकि इस जमीन पर मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि ये एक बंजर जमीन है। ये जमीन हमें कोई फल सब्जी नहीं देगी। जेठ जी ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरी बीमारी का फायदा उठाकर उन्होंने जमीन जायदाद के कागजात पर मुझसे हस्ताक्षर ले लिए। कभी कभी तो लगता है ऐसे जीवन से अच्छा मेरा मर जाना ही ठीक है। एक ही बेटी दी है भगवान ने, उसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? ऐसे मत बोलो। तुम हो तो मैं हूँ ना। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी कर क्या करूँगी? आपके अलावा तो मेरा और कोई सहारा भी नहीं है। अच्छा, अब उदास मत हो। अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। रात का खाना भी बनाना है। उसके बाद दोनों माँ बेटी घर की ओर चली जाती है। बंजर जमीन के कारण सविता बहुत ही परेशान रहती है। घर पहुंचने के बाद अमृता सविता से कहती है, माँ आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ऐसा कहकर अमृता खाना बनाने के लिए चली जाती है। जब वो अपने रसोई घर में जाकर देखती है तो वहाँ सिर्फ रात का ही अनाज बचा था। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही अनाज है, इससे तो सिर्फ आज रात का ही गुजारा हो पाएगा। अब मैं क्या करूं? खाना बनाकर माँ को खिला देती हूँ, उसके बाद इस बारे में बात करूंगी। फिर अमृता बचे हुए अनाज से रात का खाना बना देती है और खाना लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ खाना खा लो, जब तक मैं बगल वाली काकी से एक पैरासीटामोल की गोली मांग कर ले आती हूँ। अमृता की माँ खाना खाने लगती है और अमृता पड़ोस से दवाई मांगकर ले आती है। जब अमृता की माँ खाना खाने के बाद दवाई खा लेती है, तब अमृता अपनी माँ से कहती है, माँ राशन सिर्फ आज रात का ही था, कल सुबह हम क्या खाएंगे? कल सुबह बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। उस बंजर जमीन से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ हम उस जमीन को बेच देते हैं, फिर उसके जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे कुछ नया काम शुरू कर देंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? हम उस जमीन को नहीं बेच सकते, वो हमारे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। फिर हम क्या करें? उस जमीन से हमें कुछ हासिल होने वाला तो है नहीं। फिर ऐसे ही भुखमरी में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। सविता के बार बार कहने पर अमृता जमीन को बेचने के लिए मान जाती है। अगले दिन दोनों माँ बेटी जमींदार को लेकर अपनी जमीन पर आते हैं। जमींदार उस बंजर जमीन को देखकर कहता है, लेकिन मैं इस बंजर जमीन का क्या करूँगा? मेरी मानो तो ये तुम किसी को मुफ्त में दे दो, क्योंकि ये जमीन का तुम्हें कोई भी कुछ दाम नहीं देगा। मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाला। अगर मैं कुछ पैसे इस जमीन के दे भी दूं, तो आगे मुझसे ये जमीन कोई नहीं खरीदेगा। अब मैं अपना नुकसान तो करवाऊंगा नहीं। जमींदार की ये बात सुनकर अमृता की माँ अपने मन में सोचती है, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खाने के लिए घर में कुछ है नहीं और इस बंजर जमीन से तो कोई आस ही नहीं है। ऐसा सोचते हुए सविता अमृता के साथ घर जाने लगती है। तभी उसे उसका सूखा हुआ कुआं दिखाई देता है।
जो उसके जेठ ने उसके हिस्से में दिया था। उस कुएं को देखकर सविता को और गुस्सा आता है। हमारे हिस्से में केवल 2 ही चीज दी थी और वो दोनों भी ऐसी जो किसी काम की नहीं है। किस बारे में बात कर रही हो माँ आप? इस सूखे कुएं के बारे में। कहने को हमारे पास नाम पर कुआं कर दिया, लेकिन क्या फायदा इस कुएं का, सालों से सूखा पड़ा है। अच्छा आप गुस्सा मत करो, नहीं तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। घर चलो, मैं कुछ सोचती हूँ। अमृता अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। वो अभी घर पहुँचे ही थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अमृता बाहर जाती है तो वहाँ पर एक दंपत्ति खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी नई शादी हुई थी और वो दूसरे गांव से आए हैं। उन्हें देखकर अमृता कहती है, जी कहिए, क्या बात है? हम यहाँ पर नए आए हैं। हमने सुना आप अपनी कोई जमीन बेच रही हैं। हमें यहाँ पर घर बनाने के लिए एक जमीन की जरूरत थी, तो इस बारे में मुझे आपसे बात करना था। क्या आपका ही नाम सविता है? जी नहीं, वो मेरी माँ है। आप अंदर आ जाइए, अंदर आकर आराम से इस बारे में बात कर लीजिए। वो दोनों उनकी वो बंजर जमीन खरीद लेती हैं। जमीन के बिक जाने से अमृता और सविता के पास कुछ पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वो पायल की एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। उनका ये बिजनेस ठीक ठाक चलने लगता है। ज्यादा नहीं, पर पेट भरने लायक पैसे तो वो कमा ही लेते थे। धीरे धीरे उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है और उनकी जिंदगी पहले से बहुत आसान हो जाती है। एक दिन अमृता अपनी माँ को हॉस्पिटल से दिखाकर घर ला रही थी और उसके हाथ में कुछ फल भी थे। तभी रास्ते में उसे पड़ोस की काकी मिल जाती है। वो काकी अमृता और उसकी माँ को देखकर कहती है, कहाँ से आ रही हो अमृता? कुछ नहीं काकी, बस माँ को अस्पताल लेकर गई थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए डॉक्टर को दिखाने गई थी। अच्छा, और ये फल कितने रुपए किलो लाई हो? 40 रुपए किलो। अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, दुकान पर भी कोई नहीं है। इतना कहकर अमृता अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन लोगों की ये बातें और कोई भी था जो सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सविता की जेठानी थी। ये सारी बातें सुनकर वो अपने मन में सोचती है, इसका मतलब इसकी दुकान अच्छी चल रही है, तभी तो 40 रुपए किलो फल खरीद कर ला रही है और माँ का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रही है। ये बात मुझे लड्डू के पापा को बतानी होगी। सविता की जेठानी अपने घर जाती है और अपने पति से कहती है, अजी आपको पता है वो सविता और उसकी बेटी ने जो दुकान खोली है, उनकी दुकान खूब चल रही है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी भाग्यवान, क्योंकि जहाँ तक मैंने लोगों से सुना है उसकी दुकान तो बहुत कम चलती है। वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए है। आपको पता है मैंने आज क्या देखा? वो कल मुही और उसकी माँ फल लेकर घर जा रहे थे और वो अपनी माँ का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रही है। आप खुद सोचो, अगर दुकान कम चलती तो इन सब के पैसे कहाँ से आते? बात तो तुम्हारी सही है, फिर अब हम क्या करें? करना क्या है, मैं तो कहती हूँ मिट्टी तेल डालकर फूंक दो उसकी दुकान को। वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन रखती हो। वो तो है। आखिर पत्नी किसकी है? दोनों पति पत्नी अपना घटिया सा प्लान बनाकर हंसने लगती हैं। उसी रात दोनों मिलकर अमृता और उसकी माँ की पायल की दुकान के पास जाते हैं और मिट्टी तेल डालकर उसे जला देते हैं। इस तरह वे अपने घटिया प्लान को अंजाम देते हैं और खुशी से घर चले जाते हैं। अगले दिन जब अमृता और सविता को इस बात की खबर लगती है कि उसकी दुकान में किसी ने आग लगा दी है, तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब एक वही दुकान उनका एकमात्र सहारा थी। वो दोनों भागी भागी दुकान पर जाती है और वहाँ पर राख का ढेर देखकर खूब रोती है। ये सब किसने किया होगा माँ? कौन है हमारा दुश्मन? तुम अच्छे से जानती हो बेटी कि इस पूरे गांव में हमारा एक ही दुश्मन है और वो तुम्हारे ताऊ और ताई है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो माँ? इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है।
क्या तुमने ताऊ और ताई को आग लगाते हुए देखा है? नहीं ना, पर तुम कैसे कह सकती हो? दोनों वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है। काफी देर बाद अमृता अपनी माँ को समझा बुझाकर घर लेकर जाने लगती है। जब वो अपने उस सूखे कुएं के पास पहुँचते हैं, तब उन्हें अचानक से एक आवाज आती है। रुक जाओ अमृता और सविता। माँ, आपको भी ऐसा लगा क्या कि किसी ने हम दोनों को बुलाया है? हाँ बेटी, लगा तो। तभी उन्हें दोबारा से आवाज आती है। आवाज सुनकर अमृता कहती है, लगता है ये आवाज कुएं से आ रही है। दोनों माँ बेटी कुएं के पास जाते हैं और कुएं के अंदर देखते हैं। कुएं के अंदर उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उन्हें दोबारा से आवाज आती है। मैंने तुम दोनों को यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है। मैं जादुई कुआं बोल रहा हूँ। क्या मतलब, तुम जादुई हो? हाँ, तुमने सही सुना। और अमृता, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हारी दुकान को आग तुम्हारे ताऊ और ताऊ ने ही लगाया है। वो हमेशा तुम्हारा बुरा चाहते हैं, लेकिन फिर भी तुम उनकी इज्जत करती हो। तुम्हारी यही भावना देखकर मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें कुछ दूं, जिससे तुम दोनों माँ बेटी का जीवन संवर जाए। ऐसा कहकर कुआं उन दोनों माँ बेटी को जादुई सोने और चांदी की पायल देते हुए कहता है, ये दोनों पायल जादुई है। चांदी की पायल से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और सोने की पायल से तुम जितना पायल मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। कुएं की ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और दोनों सोने और चांदी की पायल लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो चांदी की पायल से अपनी दुकान वापस पहले जैसा करने को बोलती है। माँ, अब हमारी दुकान पहले जैसी हो गई होगी। चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों अपनी दुकान देखने जाती है तो सच में उनकी दुकान पहले जैसी ठीक हो गई थी। उसके बाद दुकान के अंदर जाकर जादुई सोने की पायल से अमृता ढेर सारे पायल मांगती है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर और अलग अलग डिजाइन के पायल प्रकट हो जाते हैं। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश होती है। अब उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जादुई चांदी की पायल उन्हें सारी जरूरतों की चीजें दे देता था और सोने की पायल से ढेर सारे पायल लेकर वो अपनी दुकान में बेच दिया करती थी। इस तरह बिना किसी लागत की उनका सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होता था। उन्होंने कुछ ही साल में बहुत तरक्की कर ली और पूरे गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। अब गांव के लोग उनसे तकलीफ में मदद मांगने आते थे और वो बिना किसी घमंड के उनकी मदद कर दिया करती थी। इस तरह जादुई सोने और चांदी की पायल की वजह से वो दोनों माँ बेटी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तारा, तुम अभी तक सोई नहीं? कल स्कूल भी तो जाना है। नहीं माँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। अगर कल एक दिन छुट्टी कर लिया तो क्या हो जाएगा? नहीं, स्कूल तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी। चलो अब सो जाओ। मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही है। आप मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है, अच्छा सुनो। किसी गांव में एक बहुत खूबसूरत राजा रहता था। नहीं माँ, मुझे किसी राजा रानी की कहानी नहीं सुननी है। मुझे जादूगरनी की कहानी सुनाओ ना। पूनम अपनी बेटी तारा को कहानी सुनाने लग जाती है। तारा के पैदा होने के कुछ साल बाद ही पूनम का उसके पति से तलाक हो जाता है। तारा की कस्टडी पूनम के पास आ जाती है। पूनम पढ़ी लिखी औरत थी, जिसकी वजह से उसका एक ऑफिस में काम लग जाता है। दोनों माँ बेटी एक साथ हंसी खुशी रह रही थी। तारा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ, मेरे दोस्तों को उनकी मम्मी स्कूल लेने आती है। आप मुझे स्कूल लेने क्यों नहीं आती हो? मैं ऑफिस जाती हूँ ना, इसलिए नहीं आ पाती। मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि उन्होंने आपको कभी नहीं देखा है। आज आप मुझे स्कूल लेने जरूर आओगी। लेकिन काम 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 काम, बस काम। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो क्या? आज आपको स्कूल आना ही होगा, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ। ये सुनकर तारा बहुत खुश होती है। उस दिन पूनम तारा को स्कूल लेने जाती है। तारा पूनम को अपने दोस्तों के पास लेकर जाती है।
तुम सब हमेशा कहते रहते थे ना कि मेरी माँ तो मुझे स्कूल लेने ही नहीं आती है। देखा, आज आई है। चलो बच्चों, मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलाती हूँ। पूनम तारा और उसके दोस्तों को आइसक्रीम खिलाती है। तारा, तेरी माँ तो बहुत अच्छी है, उन्होंने हम सबको इतनी यम्मी आइसक्रीम खिलाई। वो तो है। अब तेरी माँ तुझे रोज स्कूल लेने आएगी क्या? नहीं, मेरी माँ ऑफिस जाती है। आज तो वो मेरी जिद करने पर आई है। माँ बहुत बिजी रहती है ना। चलो बच्चों, अब सब अपने अपने घर जाओ, वरना देर हो जाएगा। सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। पूनम और तारा भी घर आने लगते हैं। दोनों बातें करते हुए आ ही रहे थे, तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके साइड से तेज रफ्तार में जाती है और बहुत सारा गंदा पानी पूनम की साड़ी पर उछाल देती है। ये देखकर तारा को बहुत गुस्सा आता है। अंकल, दिखता नहीं है क्या? गाड़ी के अंदर हो तो क्या बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता? गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी से बाहर निकलता है। क्या बोल रही है? मैंने कहा दिखाई नहीं देता है क्या आपको? आपने मेरी माँ की इतनी अच्छी साड़ी गंदी कर दी। मैंने ठीक से देखा नहीं। ठीक से देखकर चलाया करो। पता नहीं गाड़ी चलाने वाले लोग अपने आसपास के लोगों को कुछ समझते ही नहीं हैं। चुप हो जा तारा, कितना बोल रही है। आपकी बेटी तो बहुत बोलती है। इस एज में इतना बोलती है, तमीज सिखाओ इसे कुछ। हाँ हाँ, समझाऊंगी मैं इसे, आप जाओ। पूनम तारा का हाथ पकड़ती है और जल्दी जल्दी घर जाती है। घर आकर पूनम तारा को कहती है, इतना क्यों बोल रही थी तुम? मैंने कहा ज्यादा बोला। सारी गलती तो उन अंकल की थी। इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? हाँ, लेकिन ऐसे किसी से नहीं भिड़ जाते हैं। आप हमेशा मुझे ही क्यों डांटती रहती हो? ऐसे आते जाते लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं, और ऊपर से अभी तुम बच्ची हो, इतना बोलना अच्छी बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ बोला। हमें तो उन अंकल को गंदे पानी में गिरा गिरा कर मारना चाहिए था। तारा की ये बात सुनकर पूनम हंसने लगती है। बाप रे, इतनी कम उम्र में तुम तो बहुत खतरनाक हो गई हो। अगर तुम्हें ऐसी शक्ति मिले जिससे तुम बहुत ताकतवर हो जाओ, फिर तो ना जाने तुम क्या क्या कर बैठोगी। तारा बच्ची थी, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलती थी। पूनम हमेशा उसे समझाती रहती थी। दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन पड़ोस वाली आंटी अपने घर का सारा कूड़ा पूनम के घर के बाहर गिरा देती है। ये तारा देख लेती है। वो पड़ोस वाली आंटी को बोलती है, आंटी, आपने अपना कूड़ा हमारे दरवाजे के बाहर क्यों गिराया? उठाओ इसे। ये मेरा कूड़ा नहीं है, फिर मैं क्यों उठाऊं? कितनी झूठी हो आप। अभी तो मैंने देखा आप यहाँ कूड़ा फेंक रही थी। अरे जा यहाँ से, 2 फुट की लड़की मेरे से जुबान लड़ा रही है। आवाज सुनकर पूनम बाहर आती है। पूनम सीधी साधी औरत थी। वो किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहती थी। वो बाहर आकर पड़ोस वाली से कहती है, दीदी, बच्ची है, गुस्सा मत करो। क्या माँ, इन्होंने सच में कूड़ा फेंका है? चुप हो जा तारा, घर के अंदर जा। तारा घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूनम उसके पास जाती है। माँ, सच में उन्होंने कूड़ा फेंका था और आप मुझे ही डांटने लग गई। यहाँ तक कि मैं अंदर से सुन रही थी। आप उनसे माफी मांग रही थी। गलती उनकी और माफी आप मांगो। तारा, हम यहाँ पर अकेले रहते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के सहारा है। मुझे पता है उन्होंने कूड़ा गिराया होगा, लेकिन इन छोटी बातों पर मैं किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहती। वैसे भी मुझे ऑफिस का बहुत काम रहता है। अगर मैंने सारी एनर्जी यहाँ वेस्ट कर दी तो ऑफिस में कैसे काम कर पाऊंगी? इन छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तुम हो जो समझती ही नहीं। तारा रोने लगती है। हम अकेले रहते हैं तो क्या हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं क्या? फिर कोई हमारे साथ ये क्यों करता है? आप किसी को कुछ नहीं बोलती हो, इसलिए सब आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। अगर मैं कूड़ा उठा लूंगी तो इसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इन बातों को बड़ा बनाना अच्छी बात नहीं है। पूनम बोल ही रही थी कि तारा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ घंटों बाद पूनम तारा के कमरे में आती है। तारा, अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो कुछ खा लो। तारा कोई जवाब नहीं देती है। पूनम समझ जाती है कि तारा अभी तक उससे गुस्सा है। ठीक है, तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मैं तो यहाँ तुम्हें एक बात बताने आई थी। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इसलिए तुम्हारा वो बात जानना जरूरी है। बताओ, क्या बताने आई थी आप? तुम यहीं बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। पूनम बक्सा खोलती है और उसमें से एक बहुत पुराना नेकलेस निकाल कर लाती है। ये नेकलेस तो बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत है। आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि ये और नेकलेस की तरह मामूली नहीं है। मतलब? जब मेरी शादी हो रही थी तब
तब तुम्हारी दादी ने शगुन में मेरे लिए ये नेकलेस भिजवाया था। तब तो मुझे भी मामूली लगा था। मैंने अपनी शादी में भी ये नेकलेस पहना था, लेकिन जब मैं ससुराल आई तो तुम्हारी दादी ने मुझे इस नेकलेस की शक्तियों के बारे में बताया। माँ, दादी आपको बहुत प्यार करती थी क्या? हाँ, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी थी। वो मुझे बेटी की तरह प्यार देती थी। शादी के 1 साल बाद ही तुम्हारी दादी गुजर गई थी, लेकिन मैं हर दिन उन्हें याद करती हूँ। फिर पापा उनकी तरह क्यों नहीं थे? दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे पापा भी कोई बुरे नहीं थे, बस बहुत सारे मुद्दे में उनकी सोच अलग थी और मेरी सोच अलग थी, जिसकी वजह से हम दोनों की ज्यादा नहीं बनी और हम दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग करने का फैसला कर लिया। मुझे नेकलेस की शक्तियों के बारे में बताओ। अगर किसी इंसान को कोई शारीरिक चोट या कोई बीमारी होगी तो ये नेकलेस पहनने के बाद ठीक हो जाएगी। क्या सच में? लेकिन दादी के पास ऐसी जादुई शक्तियों वाला नेकलेस कहाँ से आया? तुम्हारी दादी खुद एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उन्होंने ही ये नेकलेस बनाया था। अपनी आखिरी निशानी उन्होंने हमेशा के लिए मुझे दे दिया, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करती थी और साथ ही मुझ पर भरोसा भी बहुत करती थी। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया कि कभी भी इमरजेंसी में मैं घर में ना रहूं तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। फिर मुझे ऑफिस में तुम्हारी चिंता भी नहीं रहेगी। उस दिन से नेकलेस तारा के पास रहने लगता है। पूनम बेफिक्र होकर ऑफिस में काम करती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पूनम ऑफिस में काम कर रही थी, तभी गांव के मुखिया का फोन आता है। अभी अभी भूकंप आया था, जिसकी वजह से गांव में बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुछ हिस्सा गिर गया है। शायद तुम्हारी बेटी घर के अंदर ही थी। गांव में कोई भी तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा रहा है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि फिर से अचानक भूकंप न आ जाए और वो लोग घर में दबकर मर ना जाएं। ये सुनकर पूनम बहुत घबरा जाती है। वो ऑफिस से निकलती है और बस से घर आती है। थोड़ी देर बाद पूनम घर पहुंचती है और अपने घर के अंदर जाती है। उसके घर के अंदर काफी नुकसान हो गया था। पूनम तारा के कमरे में जाती है, जहां तारा अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तारा, तुम ठीक हो? हाँ माँ, दादी के नेकलेस के होते हुए मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं नेकलेस पहनकर शीशे में देख रही थी, तभी अचानक भूकंप आ गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। पूनम तारा को गले से लगा लेती है और अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ उस दिन मैंने तारा को नेकलेस के बारे में बता दिया था। अगर मैंने नहीं बताया होता तो ना जाने आज मेरी बच्ची के साथ क्या हो जाता। माँ, हमारा घर तो काफी टूट गया है। हम इस घर में रहेंगे क्या? आपके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं, जो हम तुरंत एक घर खरीद सके। हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन भूल गई क्या, हमारे पास जादुई नेकलेस है। जादुई नेकलेस घर भी देता है क्या? और क्या, उस दिन मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि तुम बच्ची हो। अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाती। तुम्हारी दादी ने मुझे कहा था कि अगर जादुई नेकलेस का इस्तेमाल करते हुए लालच आ जाएगा तो ये हमेशा के लिए मामूली बन जाएगी। फिर पूनम जादुई नेकलेस से एक घर मांगती है और उसी वक्त उसके पुराने घर की जगह एक नया आलीशान घर आ जाता है। उस दिन के बाद से फिर से पूनम हमेशा के लिए नेकलेस बक्से में रख देती है और ऑफिस में काम करके गुजारा करने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं। 2 गोरी और एक काली राजकुमारी। राजा प्रताप सिंह की 2 बेटियां थी। वो अपनी दोनों बेटियों को प्यार करते थे। पहली राजकुमारी का नाम कला और दूसरी राजकुमारी का नाम काव्या था। राजा को एक बेटी की चाह थी, रानी को बेटी की कोई चाह नहीं थी। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, मुझे बहुत चिंता सता रही है कि मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं। इसमें आपको चिंता क्यों सता रही है? दोनों बेटियां आपकी ही है और अपनी संतान चिंता कैसे हो सकती है? मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी 2 बेटियां हैं, बल्कि मुझे अपने राज्य की चिंता है। कल को दोनों राजकुमारी की शादी हो जाएगी और मेरे बूढ़े हो जाने के बाद राजा यहाँ का राजकुमार ही बनता है, लेकिन मुझे बेटा नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें एक बेटे के बारे में सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब आप यहाँ के राजा हो तो इस राज्य के भविष्य के बारे में सोचना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह राजा रानी को एक बेटा होने की इच्छा थी,
कई महीनों बाद रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद रानी को तीसरी बार बेटी हो जाती है। राजा की दोनों राजकुमारियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये तीसरी काली पैदा हुई थी। पूरे राज्य में शोर मच गया कि राजा की यहाँ तीसरी बार लड़की पैदा हुई है, वो भी काली। रानी परेशान होते हुए राजा से कहती है, महाराज, आपकी दोनों बड़ी बेटियां कितनी खूबसूरत है और ये इतनी काली। हमें तो तीसरी बार इस राज्य के लिए राजकुमार चाहिए था, लेकिन बेटी वो भी काली, इससे तो कोई विवाह भी नहीं करेगा। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा ही होगा। तुमने खुद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा होगा, तभी ये काली पैदा हुई है। राज्य का राजकुमार चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई। ले जाओ इसे मेरे सामने से, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। सच बताऊं, मैंने भी बेटी की चाह रखी थी, लेकिन मुझे बेटी हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे अपनी पहली दोनों बेटियों की तरह बिल्कुल प्यार नहीं करूँगा। लेकिन जो भी हुआ, ये हमारी बेटी है। हमें अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं नहीं मानता इसे अपनी बेटी, ये मेरी भूल है। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। रानी अपनी तीसरी बेटी का नाम काशी रखती है। काशी को अपने पिता का प्यार बिल्कुल नहीं मिलता था। रानी अपनी जिम्मेदारी समझकर काशी का ध्यान रखती थी और उसे प्यार भी करती थी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और काशी बड़ी हो जाती है। एक दिन काशी अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ बैठी थी। राजकुमारी कला राजकुमारी काशी को कहती है, काशी, मुझे नहीं लगता कि तुम हम दोनों की बहन हो। अगर तुम हमारी बहन होती तो हमारी तरह खूबसूरत होती। हाँ काशी, मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हें रानी माँ पक्का कहीं से उठा कर लाई होगी। वो क्या है ना, हमारी रानी माँ बहुत दयालु है। तुम्हें कहीं सड़क के कोने पर देखा होगा तो उठा कर ले आई होगी। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। राजकुमारी काशी रानी से कहती है, रानी माँ, देखो ना, दीदी कह रही है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही उनकी बहन। अगर मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर। दोनों दीदी मेरा इतना मजाक क्यों बनाती हैं? क्यों बनाते हो अपनी छोटी बहन का इतना मजाक? देखना, एक दिन एक सुंदर सा राजकुमार आएगा और इससे विवाह करेगा। जब इसका विवाह हो जाएगा, तुम दोनों रोते रहना इसकी याद में। खूबसूरत राजकुमार, वो भी इस काली को? वैसे रानी माँ, हम दोनों को इसकी कभी याद नहीं आने वाली है, क्योंकि हम इसे अपनी बहन ही नहीं मानते। हाँ माँ, और वैसे भी इसे तो पिताजी भी बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। वो बस हम दोनों को प्यार करते हैं। रानी माँ, पिताजी मुझे क्यों नहीं पसंद करते? क्या मैं काली हूँ इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते? मेरा भी मन करता है कि पिताजी मुझे दोनों दीदी की तरह प्यार करें, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। आप उनसे कहती क्यों नहीं हो रानी माँ कि वो भी मुझे प्यार करें? ये समय इन बातों का नहीं है। तुम अभी अपने कक्ष में जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हारे पिताजी यहाँ आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। राजकुमारी काशी अपने कक्ष में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा रानी के पास आते हैं। कल हम सबको मेरे दोस्त राजा प्रताप सिंह की बेटी के विवाह में जाना है। राजकुमारी काशी भी चल सकती है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने। मैं महल में तो उसकी शक्ल नहीं देखता और उसे मैं उत्सव में लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राजकुमारी कला और राजकुमारी काव्या उत्सव में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजकुमारी काशी उनके कक्ष में जाती है। आप दोनों तैयार क्यों हो रही हो? महल में तो कोई उत्सव नहीं है। हम पिताजी की मित्र की बेटी की विवाह में जा रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। तुम्हें तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी ने तुम्हें हमारे साथ चलने से मना किया है। चुपचाप अपने कक्ष में जाओ। तुम इस लायक नहीं जो हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाए। राजकुमारी काशी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कक्ष में जाकर रोने लगती है। भगवान, आपने मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया? मेरे अपने पिताजी ही मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। मैं तो बस एक मजाक बनकर रह गई हूँ। जिसका पिता ही उससे नफरत करता हो, उसका जीना व्यर्थ है।
तभी अचानक राजकुमारी काशी के कक्ष में एक परी प्रकट होती है। परी राजकुमारी काशी से कहती है, राजकुमारी काशी, तुम रोना बंद करो। आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। क्या? कुछ साल पहले तुम्हारे पिताजी ने हमारे परीलोक की एक परी का बहुत मजाक बनाया था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो परी काली थी। तुम्हारे पिताजी के मजाक बनाने के बाद काली परी को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने तुम्हारे पिताजी को काली राजकुमारी होने का श्राप दिया। श्राप मिलने के बाद भी तुम्हारे पिताजी ने काली परी का बहुत मजाक बनाया। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी वजह से ये श्राप पूरा हुआ। लगता है राजा रानी को इस बारे में याद नहीं है। लेकिन परी, ये सब कुछ मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है? मुझे अपने पिताजी का प्यार चाहिए। मैं गोरी होना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे पिताजी को कोई सबक मिला है, बल्कि जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। मैं तुम्हें गोरी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकती हूँ। जिस दिन तुम्हारे पिताजी को अपनी गलती का पश्चाताप हो जाएगा, उस दिन तुम गोरी हो जाओगी। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। राजकुमारी काशी अपने मन में सोचती है, पिताजी तो मुझे अपने आसपास भी नहीं रहने देते हैं और ऊपर से उन्हें ये सब याद भी नहीं है। पिताजी को अपनी गलती का पछतावा कैसे होगा? राजकुमारी काशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर जाते हैं और शिकार करते हुए एक जंगली जानवर राजा पर हमला कर देता है। जंगली जानवर ने राजा पर बहुत गहरा हमला किया था, जिसकी वजह से राजा बहुत घायल हो जाते हैं। वो चोट इतना गहरा था कि बड़े बड़े हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखकर राजकुमारी काशी रानी से कहती है, रानी माँ, पिताजी को बहुत चोट आई है। कोई उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा। वो यहाँ के राजा हैं। उनका इतने दिनों तक घायल रहना राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, फिर भला तुमसे सेवा क्यों करवाएंगे? रानी माँ, मैं पिताजी के पास एक हकीम का रूप लेकर जाऊंगी। आप बस इतना बोल देना कि मैं दूर किसी गांव की हकीम हूँ जो उनकी चोट ठीक करने आई हूँ। पर तुम अपने पिताजी को कैसे ठीक कर पाओगी? ठीक होने के लिए असरदार दवाइयों की भी जरूरत होती है। आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस मैंने जो आपको कहा है, इसके लिए आप मेरी मदद कर दीजिए। रानी राजकुमारी काशी की बात मान लेती है। उसके बाद राजकुमारी काशी अपने कक्ष में जाती है और परी को याद करती है। परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। परी, मुझे अपने पिताजी की चोट के लिए एक असरदार दवाई चाहिए। यहाँ की किसी भी प्रकार की दवाई ने उन पर कोई असर नहीं किया है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। परी अपनी शक्ति से वहाँ कुछ औषधि प्रकट करती है। ये हमारे परीलोक की बहुत शक्तिशाली औषधि है। तुम ये अपने पिताजी के चोट पर लगा देना और देखना, कुछ ही दिनों में वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। राजकुमारी काशी परी को धन्यवाद करती है। उसके बाद राजकुमारी काशी एक हकीम का रूप लेकर दुपट्टे से अपना मुंह ढक लेती है और रानी के पास जाती है। राजकुमारी काशी रानी को सारी बातें बताती है। फिर रानी राजकुमारी को राजा के पास लेकर जाती है। ये तुम किसे लेकर आई हो और ये अपना चेहरा क्यों ढक रखी है? महाराज, मैं आपकी चोट ठीक करने के लिए दूर गांव से हकीम लेकर आई हूँ। मुझे अभी तक जितने हकीम आए हैं, कोई ठीक नहीं कर पाया। फिर ये मुझे ठीक कैसे कर पाएगी? इन्होंने कई राजा राजकुमारी की चोट ठीक की है। इनकी दवाइयाँ बहुत असरदार होती है। मुझे पूरा विश्वास है, इनकी निगरानी में आप ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों तक राजकुमारी काशी हकीम का रूप लेकर परी के दिए हुए औषधि से राजा की खूब सेवा करती है। धीरे धीरे राजा की चोट ठीक होने लगती है। तभी एक दिन राजकुमारी काशी राजा के चोट पर औषधि लगा रही थी। तभी अचानक खिड़की से जोर का हवा का झोंका अंदर आता है, जिसकी वजह से राजकुमारी का दुपट्टा चेहरे से हट जाता है और राजा उसका चेहरा देख लेते हैं। ये देखकर राजा हैरान रह जाते हैं। मतलब इतने दिनों से मेरी सेवा तुम कर रही थी?
हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया। मुझे आपकी चोट देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ऐसे करने का सोचा। तुम माफी क्यों मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगना चाहिए कि अपनी ही बेटी से मैं नफरत कर रहा था। जिन 2 बेटियों को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वो दोनों तो मुझे कभी देखने तक नहीं आती, और तुम इतने दिनों से अपना चेहरा छुपाकर मेरी सेवा कर रही थी। मुझे खुद पर धिक्कार है जो मैं अपनी बेटी से सिर्फ उसके काले रंग की वजह से नफरत करता था। मुझे सबक मिल गया है। अब मैं कभी भी किसी के काले रंग की वजह से उससे नफरत नहीं करूँगा। राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हो जाता है। तभी अगले ही पल राजकुमारी काशी अपनी दोनों बहनों से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। यह देखकर राजा रानी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी काशी राजा को काली परी के दिए हुए श्राप के बारे में बताती है। हाँ, अब मुझे याद आया। कई वर्ष पहले एक काली परी ने मुझे श्राप दिया था। मेरी पहली और दूसरी बेटी खूबसूरत हुई, जिसकी वजह से मुझे लगा कि उनका श्राप विफल हो गया है। लेकिन तुम्हारे पैदा होने तक इस बारे में मैं भूल ही गया था। राजा राजकुमारी काशी से माफी मांगने लगते हैं। राजकुमारी काशी अपने पिताजी के गले लग जाती है। इस तरह उस दिन से राजकुमारी काशी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।